जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की भूगोल बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना करेंगे। जो ये पार्ट है ना, ये आपके कंपटीशन एग्जाम तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इस पार्ट को शुरू करने से पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। पहला जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह है कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, जिसका आंसर है नाइट्रोजन। दूसरा आपका फैक्ट है कितना ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात नगण्य हो जाती है, 120 किलोमीटर। तीसरा फैक्ट है कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाने वाली गैस कौन सी है, ओजोन गैस। पांचवा आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है वायुमंडल में वह गैस जो मानव के लिए जीवन के लिए ना एक महत्वपूर्ण गैस है, ऑक्सीजन। आपका सिक्स फैक्ट है कि वायुमंडल में ऐसी कौन सी परत है जो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है क्षोभ मंडल। आपका सातवां जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, CO2। विभिन्न गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। जितनी भी गैसें हैं उनके मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायु रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। अब हम पढ़ते हैं कि वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन आपका पहला जो क्वेश्चन है जो आपके इस चैप्टर में शुरू होते हैं। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। इसमें गैसों के साथ साथ जल वाष्प, धूलकण और भी पाए जाते हैं। आपका पहला है गैस। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के गैसों में कुछ हल्की होती हैं तो कुछ भारी होती हैं। भारी गैसें वायुमंडल की निचली परत में तथा हल्की गैसें वायुमंडल की ऊपरी परत में पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन जैसी गैसें पाई जाती हैं। आपका दूसरा है जल वाष्प। जल वाष्प का मतलब होता है वायुमंडल में जल वाष्प अस्थिर मात्रा में पाए जाते हैं। मालूम इनकी कोई मात्रा स्थिर नहीं है, ये स्थिर नहीं रहते। इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जल वाष्प जो होते हैं ना, वे सूर्य से आने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करते हैं तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करते हैं। जो सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, उसकी किरणें आती हैं, उसको अवशोषित करते हैं और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करते हैं, जो जल वाष्प होते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य है ना, ये एक कंबल की तरह काम करते हैं। जो जल वाष्प होते हैं पृथ्वी को ना ये तो गर्म होने देते हैं और ना ही अधिक ठंडा होने देते हैं। जो जल वाष्प होते हैं ना, ये पृथ्वी को ना तो अधिक ठंडा होने देते हैं और ना ही अधिक गर्म होने देते हैं। अपना तीसरा जो टॉपिक है वह है धूलकण। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को रखने वाली क्षमता होती है। वायुमंडल में ना वे छोटे छोटे ठोस कणों को रख लेती है। धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्र का काम करते हैं और ये मेघों का निर्माण करते हैं। जो धूलकण होते हैं ना, वे आर्द्रता को ग्रहण करके ना मेघों का निर्माण करते हैं, अर्थात बादल बनाते हैं। धूलकण जो होते हैं इनका इम्पोर्टेंट काम है बादल बनाना। और जो जलवाष्प होते हैं वे पृथ्वी को ना अधिक ठंडा होने देते हैं और ना गर्म होने देते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल की संरचना। तापमान तथा दाब के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहली परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे नीचे वाली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, वह 13 किलोमीटर है। आपको इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, वह याद रखनी है। और इस परत की ऊंचाई जो ध्रुवों पर होती है वह 8 किलोमीटर पर। जो पृथ्वी के ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये आपको याद रखने पर इसकी जो ऊंचाई होती है वह 8 किलोमीटर होती है तथा विषुवत पर 18 किलोमीटर होती है। मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है, तूफान आते हैं, वर्षा का होना, सभी इसी में होते हैं। अब हमारा दूसरा जो है ना, वे अब दूसरा सब तापमंडल है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि क्षोभ सीमा क्या होती है। क्षोभ मंडल तथा सप्ताह मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है, याद रखना इसको। दूसरा है सप्ताप मंडल। सप्ताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। उसकी कितनी होती है? उसकी 13 किलोमीटर तक थी औसत ऊंचाई, और इसकी है 50 किलोमीटर तक। इस मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये भी है कि इसमें
ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो कि पराबैंगनी किरणों को शोधित करके पृथ्वी की तीव्रता व हानिकारक तत्वों से बचाती है। अर्थात जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, उनसे पृथ्वी को रक्षा करने वाली जो ओजोन गैस होती है ना, वो सब तापमंडल में पाई जाती है और इसी मंडल में ना जहाज भी उड़ते हैं। तीसरा मंडल है मध्य मंडल। इस परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। जो मध्य मंडल होता है ना, वह 50 से 90 किलोमीटर तक पाया जाता है और जो सप्ताह मंडल जो अपने पहले पढ़ा था वह 50 किलोमीटर तक, और उसके पहले जो 100 मंडल था वह 13 किलोमीटर तक। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। जैसे जैसे ऊंचाई आती जाती है ना, तापमान गिरते जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान जो होता है ना, वह 100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चौथा अपना है आयन मंडल। 80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल का विस्तार है। मतलब 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है। इस परत में विद्युत अवशेषित कण पाए जाते हैं जो तरंगों के लिए काम आते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। उल्काओं का चमकना, रेडियो तरंगों का विभिन्न ऊंचाइयों से पुनः पृथ्वी पर लौटना, आकाश का नीला होना जैसी क्रियाएं इसी में होती है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। अब जो अंतिम है वह बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को ही आयन मंडल के ऊपरी स्थित है, उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं मौसम और जलवायु के तत्व। सामान्य तौर पर मौसम और जलवायु के तत्व समान होते हैं, केवल उनमें समय का ही अंतर होता है। मौसम जो होता है ना, मौसम जलवायु तत्वों में अंतर्गत है। जो मौसम होता है वे एक दिन में बदल जाता है, क्षण में बदल सकता है, सप्ताह में बदल सकता है, महीना बदल सकता है। पर जो जलवायु होती है ना, वे 50 वर्षों तक नहीं बदलती, 50 वर्षों के बाद जाके बदलती जलवायु। अब इनके कुछ तत्व पढ़ लेते हैं कि तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, वायु की दिशा एवं गति, बादल आदि इसमें शामिल हैं। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के संगठन के रूप में गैसों का वर्णन। कुछ महत्वपूर्ण गैसों के बारे में भी इसमें पढ़ना जरूरी है, पूछे जा सकते हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें हैं, कुछ हल्की तो कुछ भारी। पहली है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में यही गैस पाई जाती है, जिसकी जो परसेंटेज है ना, वे 78.8% है। ये ऑक्सीजन को कम करके मानव जीव जंतुओं की रक्षा करके पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। दूसरी है ऑक्सीजन। शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा उनके आयन की 20.95% ही होती है। मतलब जो ऑक्सीजन है ना, 20.95% ही पाई जाती है पूरी पृथ्वी पर। मानव, पशु, वनस्पति, यहाँ तक कि मिट्टी में उपस्थित छोटे जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, ये गैस नहीं है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिवीकरण के लिए अपारदर्शी होती है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह से लिए उत्तरदायी होती है। अब पढ़ते हैं ओजोन गैस। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में ओजोन का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है ये, और ये फिल्टर के समान कार्य करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण गैस है। इसके साथ ही जो आपका ये चैप्टर है ना, ये समाप्त होता है।